तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की ये क्लास देखने के बाद क्या आपको इस क्लास से मिलेगा, क्या आउटकम्स आपको मिलेंगे, जो आपकी यूपीएससी की तैयारी को एक अलग ही लेवल पर लेकर चले जाएँगे। एक प्रकार से आपके लिए बूस्टर क्लास होने वाली है। जैसे सबसे पहले इस क्लास की शुरुआत हम पीवाईक्यू ट्रेंड विश्लेषण से करेंगे। उसमें हम विवेकाधीन शक्ति अनुच्छेद 200 और इसका ईयर वाइज़ एक पूरा फ़ोकस्ड ट्रेंड देखेंगे कि यूपीएससी का ट्रेंड किस प्रकार का रहा है। उसके बाद हम करंट से लिंक्ड एक मास्टर क्लास देखेंगे, जिसमें राज्यपाल से जुड़े हुए संविधान के कॉन्सेप्ट, शक्तियाँ, विवाद के बिंदु, वर्तमान मुद्दे और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान अपने को यही देना है कि करंट में जो चीज़ें राज्यपाल को लेकर हुई है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और जो भी कुछ हुआ है, उस सबको हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि उससे यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना 2026 के प्री के लिए हो जाती है। उसके बाद हम यूपीएससी 2026 के लिए कुछ ऐसे अभ्यास प्रश्न बनाएँगे, जिनका लेवल यूपीएससी लेवल का रहेगा। जिसमें हम आर्टिकल 200 और वीटो पावर को लेकर, गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट को लेकर, रिमूवल प्रोसेस और एससी व्यू को लेकर इस प्रकार की क्लास हम पूरी बनाने वाले हैं। तो यह एक पूर्ण पैकेज है जो आपको यूपीएससी 2026 के लिए तैयार करेगा और एक प्रकार से आपके लिए एक बूस्टर क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस क्लास को। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को देखते हैं कि राज्यपाल से यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले सालों में कितने प्रश्न और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि इस साल के लिए भी हम वैसी तैयारी कर सकें। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में राज्यपाल के विशेष संबोधन पर एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें इस प्रकार के कथन थे कि भारत का राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र के आरंभ में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। दूसरा कथन था, भारत का संविधान राज्यपाल को राज्य विधानसभा के प्रत्येक सत्र के आरंभ में सदन को संबोधित करने का निर्देश देता है। यह सवाल अनुच्छेद 176 पर आधारित था। हम सवालों को यहाँ पर हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर ये ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे लिए राज्यपाल का टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए महत्वपूर्ण बन गया है और कैसे प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। उसी पर आज की हमारी क्लास आधारित थी। इसके बाद हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में राज्यपाल की समाधान शक्तियों के ऊपर पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है, और विकल्प में मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की तुलना पूछी गई थी। यूपीएससी ने यहाँ स्पष्टता जाँची थी कि क्या छात्र जानते हैं कि राज्यपाल मृत्युदंड डेथ सेंटेंस को पूरी तरह माफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 और 2021 की बात करें तो वहाँ पर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर प्रश्न था। प्रश्न के कथन इस प्रकार थे, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रखना। कुल मिलाकर मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है, या विवेकाधीन शक्ति नहीं है या है, इस पर जो है राज्यपाल का प्रश्न, इस फैक्ट पर राज्यपाल का प्रश्न बनाया गया था। अब हम यूपीएससी 2026 के लिए अगर बात करें कि क्या इस साल के लिए अखबारों में सुर्खियों में रहा है, और ख़ासकर जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस माँगा गया था, जो कि आर्टिकल 200 और 201 से संबंधित है, तो हम समझ पाएँगे कि इस साल का जो प्रश्न है, वो आर्टिकल 200 और 201 के इर्द-गिर्द या राज्यपाल की किसी डीप फैक्ट्स के ऊपर आधारित होने वाला है। यहाँ पर सीधे फैक्ट किसी भी प्रकार से नहीं पूछे जा रहे हैं। आज की हमारी क्लास अनुच्छेद 200 और 201 पर और राज्यपाल के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिस पर यूपीएससी में कैची पॉइंट्स आ सकते हैं या प्रश्न को घुमाने की कोशिश की जा सकती है, उन पर ही आधारित रहने वाली है। तो शुरू करते हैं इस मास्टर क्लास को। सबसे पहले इस क्लास में हम राज्यपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नियुक्ति पर विचार करते हैं, क्योंकि यूपीएससी का ये ट्रेंड भी देखा गया है कि उसने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राजनीति में पूछी है। हिस्ट्री एंड अपॉइंटमेंट हम इसलिए सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह पद कहाँ से आया। दोस्तों, भारत में राज्यपाल का पद भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में राज्यपाल का पद का ज़िक्र था और वहीं से हमने इसे संविधान में अपनाया है। भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण नोट करने वाला जो टॉपिक है वो अनुच्छेद 153 हो जाता है यहाँ पर, जो कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आपको केवल यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि मूल संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था थी। बाद में 7वां संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ, उसमें जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने को प्रावधानित किया गया। क्योंकि यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है कि मूल संविधान में क्या था और बाद में उसमें संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया। इसके बाद हम राज्यपाल की नियुक्ति पर विचार करते हैं, तो अनुच्छेद 155 इसके बारे में कहता है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, बल्कि उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई थी कि चुनाव क्यों नहीं। जवाब सरल था, अगर राज्यपाल भी निर्वाचित होता, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच शक्तियों का जबरदस्त संघर्ष होता।
दोस्तों, इसी संघर्ष को टालने के लिए जो है राज्यपाल को किसी प्रकार से चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जाता, बल्कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसकी नियुक्ति कर देता है और यहीं पर विवाद का कारण भी बनता है। हमने कनाडा का मॉडल अपनाया जहाँ केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति सीधे करता है। अमेरिका मॉडल को हमने दरकिनार कर दिया। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम राज्यपाल की योग्यता पर, क्वालिफ़िकेशन पर और टेन्योर पर संवैधानिक प्रावधानों को देख लेते हैं। तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएँ क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत सिंपल योग्यता रखी गई है। इनका वर्णन अनुच्छेद 157 और 158 में किया गया है। तो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, संसद राज्य विधानसभा का सदस्य न रहा हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न रहा हो। इसके बाद हम राज्यपाल के कार्यकाल पर बात करते हैं। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में संविधान में क्या वर्णन है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। देखते हैं। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान में लिखा गया है कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन तकनीकी रूप से राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेज़र ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करता है। मतलब ये है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होगा, लेकिन 5 साल के भीतर भी उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद का मतलब यही होता है। और यूपीएससी यहीं पर प्रश्न घुमा सकता है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसे पद पर हटाया जा सकता है। संविधान में क्या वर्णन है? तो संविधान में स्पष्ट वर्णन है कि सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद के अधीन होगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी उसे हटा सकता है या किसी और राज्य का राज्यपाल बना सकता है। इसके बाद हम राज्यपाल की शक्तियाँ देखते हैं, कार्यकारी और विधायी। राज्यपाल की शक्तियों को हम 4 भागों में बाँट सकते हैं। चलिए विस्तार से इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आती है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। राज्य के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम पर सैद्धांतिक रूप से किए जाते हैं। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, हालाँकि यह सिद्धांत में ही करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी वही करता है, लेकिन यह भी सिद्धांत में ही करता है। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य चुनाव आयुक्त की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्तियाँ करता है। हालाँकि ये सभी नियुक्तियाँ वह अपने मन से नहीं कर सकता, ये उसकी कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बल्कि ये सभी नियुक्तियाँ केवल सैद्धांतिक रूप से वह करता है। इस टॉपिक को हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं और राज्यपाल की विधायी शक्तियों को देखते हैं, क्योंकि जो लेजिस्लेचर पावर है, लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ, यहीं पर इस साल का टॉपिक बनेगा, क्योंकि इस साल की सुर्खियाँ जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस माँगने के कारण और अनुच्छेद 200 और 201 पर ही बनने वाली है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, समन और उसे भंग भी कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 200 और 201 भी आप दोस्तों साथ में जोड़ लीजिए। अनुच्छेद 200 और 201 को हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो इस साल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली है और खासकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के कारण। अब हम पूरा फोकस केवल अनुच्छेद 200 पर रखेंगे और 201 को उसके संदर्भ में समझेंगे। उसे राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करना तो हालिया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के कारण। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ही वो मामला है जिसके कारण यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के लिए अनुच्छेद 200 और 201 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारा मुख्य टॉपिक यही रहेगा कि अनुच्छेद 200 क्या कहता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है उसके बारे में। तो जब वो कोई राज्य विधेयक विधानसभा या विधान परिषद सहित, अगर वहाँ पर विधान परिषद भी है, तो वो दोनों से पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा उसके पास स्वीकृति देना, विधेयक कानून बन जाता है। अगर राज्यपाल उसे स्वीकृति दे दे, अपनी एसेंट दे, तो विधेयक कानून बन जाता है। ये बहुत ही सामान्य प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर है कि वो स्वीकृति रोक दे, विदाउट एसेंट। व्यवहार में यह एब्सोल्यूट वीटो जैसा है। संविधान में स्पष्ट समय सीमा नहीं है और यही उसके विवाद का मुख्य कारण है। जैसे अगर राज्यपाल स्वीकृति रोक दे किसी विधेयक पर, तो फिर वो विधेयक लंबित हो जाएगा और संविधान में कोई स्पष्ट सीमा नहीं लिखी गई है कि राज्यपाल किसी विधेयक को कितने दिन में अपनी स्वीकृति देगा, और इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फिर उस फैसले पर राष्ट्रपति ने जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि वह समय सीमा तय कर सकती है। यूपीएससी का कैची पॉइंट यहीं पर बनता है कि संविधान में कोई भी स्पष्ट समय सीमा नहीं है और इसीलिए राज्यपाल एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। तीसरा विकल्प उसके पास होता है कि वो राज्य विधायिका को विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा दे। हालाँकि मनी बिल, धन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। यदि विधानसभा फिर से पारित कर दे, राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। हालाँकि ये बात भी हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी विधेयक जो पुनर्विचार के लिए वापस राज्य विधायिका को लौटाए, लेकिन विधायिका उसी विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के भी वापस पारित करके राज्यपाल को भेज दे, तो तब उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा विवादास्पद बिंदु ये है कि उसके पास एक चौथा विकल्प भी होता है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे, रिज़र्व फॉर प्रेसिडेंट। और यही विकल्प उसका विवाद का कारण बनता है, क्योंकि हमने अभी उसकी नियुक्ति में बात देखी है कि उसकी नियुक्ति एक प्रकार से केंद्र के हाथ में होती है। राष्ट्रपति के हाथ में का मतलब है कि केंद्र के हाथ में होती है। तो कोई भी विधेयक अगर वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो हमको देखना है कि विधेयक राष्ट्रपति के लिए कब आरक्षित किया जाता है।
संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 200 में कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल अनिवार्य या विवेकाधीन रूप से किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। 2 प्रकार से कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है। एक में कुछ ऐसे अनिवार्य मुद्दे हैं जहाँ पर राज्यपाल के पास अनिवार्यता होती है, राज्यपाल को ये अनिवार्य होता है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के लिए रिज़र्व करे ही करे। उन अनिवार्य लक्षणों को हम देखते हैं और यहाँ पर ध्यान दें, यूपीएससी इन बारीक प्रश्नों पर प्रश्न पूछ सकता है कि कौन-सा अनिवार्य आरक्षण है और कौन-सा विवेकाधीन आरक्षण है। तो सबसे पहले हम अनिवार्य आरक्षण मैंडेटरी रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि राज्यपाल को कब अनिवार्य हो जाता है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। तो इसमें 2 ही बातें हमें याद रखनी है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता हो ऐसा विधेयक हो, संविधान के संघीय ढांचे को चोट पहुँचाता हो ऐसा विधेयक हो। जब कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करे या संविधान के संघीय ढांचे को चोट पहुँचाए, अनिवार्य रूप से उसे राज्यपाल को राष्ट्रपति को आरक्षित करना होता है। ऐसे मामलों में राज्यपाल मजबूर है आरक्षित करने के लिए। हालाँकि यह विवाद का कारण नहीं है, विवाद का कारण है विवेकाधीन आरक्षण, डिस्क्रिशनरी रिजर्वेशन। क्योंकि राज्यपाल किसी भी विधेयक को विवेकाधीन आधार पर राष्ट्रपति के आरक्षित कर सकता है। सबसे बड़ा कारण यहीं पर बनता है, वो विधेयक का केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाला मानकर या केंद्र के कानून से टकराव मानकर या राजनीतिक असहमति के कारण भी या केंद्र सरकार की अप्रत्यक्ष इच्छा मानकर विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। सबसे बड़ा विवाद का कारण है कि संविधान में किसी भी प्रकार की स्पष्ट सीमा नहीं दी गई है कि कितने दिनों में राष्ट्रपति को या राज्यपाल को जो है वो विधेयक को वापस लौटाना है या फिर उसे पारित करना है या न करना है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सीमा का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। इसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद क्या होता है? अब जैसे कि राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया है, तो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद विधेयक का क्या होगा? इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 201। इसलिए ये भी हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 200 है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति फिर इस विधेयक पर 3 विकल्प अपना सकता है। वो इस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, ये सामान्य विकल्प है। अगर ये कर देगा तो फिर विवाद का कोई कारण उत्पन्न ही नहीं होता है। राष्ट्रपति स्वीकृति रोक सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस विधेयक को रोक दे या विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या राष्ट्रपति ये माने कि किसी संशोधन की ज़रूरत है, तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य की विधानसभा को लौटा दे। लेकिन यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए लौटाता है और राज्य की विधानसभा पुनः उसे राष्ट्रपति को भेज देती है, तो राष्ट्रपति इस बार भी उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं। इसका मतलब तो राष्ट्रपति कितने ही दिनों तक विधेयक को इस प्रकार लटकाए रख सकता है। यहाँ राष्ट्रपति भी केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, अर्थात राज्य विधेयक पर अंतिम निर्णय केंद्र का है। और यहीं से हम कहते हैं कि केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। राज्य इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया था उसमें इसी बातों को लेकर था कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास समय सीमा बांधनी चाहिए। फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया और वो सब चीज़ें हुई। उन पर अपनों को ध्यान नहीं देना है, अपने को सबसे अधिक ध्यान देना है कि संविधान इन बातों के ऊपर क्या कहता है। संवैधानिक प्रावधान हमारे लिए क्लियर होना चाहिए। अब हमने लगभग अनुच्छेद 200 और 201 जो इस साल के सबसे हॉट टॉपिक है, वो तो देख लिए। परंतु हमें ये बात भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जब राज्यपाल का टॉपिक अगर सुर्खियों में आ चुका है, तो राज्यपाल का पूरा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमें कुछ उसके दूसरे प्रावधान भी देखने पड़ेंगे, जो कि यूपीएससी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम उन्हें देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिकाएँ क्रमशः केंद्र और राज्य स्तर पर लगभग समान हैं, लेकिन उनकी संवैधानिक स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों ही नाम मात्र के कार्यकारी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। ये बात तो आपको पता ही है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। इसका मतलब उनके पास अपना कुछ नहीं होता, अपना विवेकाधिकार केवल कुछ मामलों में ही उनके पास होता है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण अंतर भी मौजूद है। उसी अंतर को हमें देखना है ताकि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल की इस तुलना पर अगर कोई प्रश्न आ जाए तो हम उसे गलत ना करें। राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की विस्तृत तुलना यहाँ पर दी गई है। तो इस तुलना को सबसे पहले हम देखते हैं, नियुक्ति और कार्यकाल। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उन्हें केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट सामान्यतः 5 वर्ष पद धारण करते हैं, यानी उन्हें केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। उनके पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा मौजूद नहीं होती। सबसे पहले हम नियुक्ति और कार्यकाल का अंतर बस इतना ही अंतर है कि राज्यपाल का जो निर्वाचन है वो किसी भी प्रकार संविधान में वर्णित नहीं और केवल राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर कर देता है। जबकि राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और बहुत महत्वपूर्ण पद होने के कारण उसका एक निर्वाचक मंडल होता है, जो कि हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक में जाकर देख सकते हैं। उन्हें हम अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमें मुख्य रूप से राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना कर रहे हैं। उसके बाद हम इनकी विवेकाधीन शक्तियों पर बात करेंगे और यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट कैची पॉइंट आएगा कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर क्या तुलना दी गई है और क्या अंतर है इनमें। तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा संवैधानिक अंतर है।
उस अंतर को हमें सबसे अच्छे से ध्यान में रखना है। राज्यपाल अनुच्छेद 163 संविधान स्पष्ट रूप से राज्यपाल को कुछ मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति देता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति को संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि वो अपने विवेक से कार्य करेगा। लेकिन अनुच्छेद 163 राज्य के राज्यपाल के लिए ये बात कहता है कि वो कुछ मामलों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। और अनुच्छेद 163 ही वो अनुच्छेद है जिसने राज्यपाल के पद को इतना अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और केंद्र की तरफ झुका दिया है। संविधान में राष्ट्रपति के लिए किसी संवैधानिक विवेक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उनके पास केवल स्थितिजन्य विवेक सिचुएशनल डिस्क्रिशन ही होता है, जैसे त्रिशंकु लोकसभा के मामले में। मंत्रिपरिषद की सलाह 42वें संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी बना दिया गया है, जबकि राज्यपाल के लिए ऐसा स्पष्ट प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 163 संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल कुछ मामलों में अपने विवेक का प्रयोग करेगा। और जब ये शब्द कुछ मामलों में शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब संवैधानिक मंशा थी कि राज्यपाल कुछ मामलों में विवेक का प्रयोग करे। और यहीं से वो विवाद उत्पन्न होता है कि जब भी इसकी व्याख्या की जाती है, तो ये कुछ मामलों में शब्द इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए यूपीएससी में हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है कि संविधान उसे स्पष्ट करता। विधेयकों पर वीटो शक्ति की तुलना हम देख लेते हैं। हम 201 और 200 को पहले ही पढ़ चुके हैं। राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसे वापस कर सकते हैं। यदि राज्य विधायिका उसे फिर से पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। और ये नहीं है शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब केंद्र में इस प्रकार का विधेयक जाता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और वापस अगर राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दे और केंद्र की विधायिका उसे वापस अगर राष्ट्रपति के पास भेजे, तो वो बाध्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि वो राज्य के विधेयकों के बारे में बाध्य नहीं है, जबकि संसद के मामले में वे बाध्य होते हैं। यही बात कही गई। तो चलिए क्लास के सबसे आखिरी हिस्से को हम करते हैं। हम यूपीएससी लेवल के 3 प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, वो करने का प्रयास करें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास किसी विधेयक के संदर्भ में उपलब्ध विकल्पों पर विचार कीजिए। वह विधेयक को अपनी अनुमति दे सकता है, वह अनुमति रोक सकता है, वह धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को अनिवार्य रूप से आरक्षित कर सकता है यदि वो उच्च न्यायालय की स्थिति खतरे में डालता हो। ये जो है ये इसका चौथा विकल्प है। उपयुक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर ए, बी, सी 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। इन तीनों में से आपको जो सही है वो बताना है। इनके उत्तर जो है मैं अभी कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। पहले आप खुद इन प्रश्नों को अच्छे से करने की कोशिश करना। इस क्लास का दूसरा प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की विवेकाधीन शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि विधेयक राज्य के निश्चित तत्वों के विरुद्ध हो, यदि विधेयक देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, यदि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध अल्ट्रा वायर्स हो, यदि विधेयक अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। उपयुक्त में से किन स्थितियों में राज्यपाल विधेयक आरक्षित कर सकता है? ये दूसरा प्रश्न रहेगा, इसका भी उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। इसके बाद तीसरा और आखिरी क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। कारण 8 अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति सीधे राज्य सरकार के साथ संवाद करता है, राज्यपाल की आवश्यकता नहीं होती। सही कूट का चयन करें ए, बी। इसका सी कूट जो है प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण नीचे आ गया है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। वास्तव में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि आजकल यूपीएससी जिस प्रकार का ट्रेंड यूपीएससी ने 2024 और 2025 में दिखाया है, इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें इस प्रकार के कूट आएँगे। इसलिए इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से हल करना और ऐसे ही और प्रश्नों की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं एक क्विज़ लाने वाला हूँ, जिसमें आपको यूपीएससी लेवल के और सारे प्रश्न इस चैनल पर मिल जाएँगे। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी है? कृपया कमेंट में बताएँ और कुछ सुधार भी हो तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये क्लास लाने का हमारा उद्देश्य है कि जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स चल रही है, वो इस प्रकार की अपडेटेड वर्ज़न क्लास उपलब्ध नहीं करा रही है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम ये क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्लास को बनाने में। तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके अन्य किसी भी दोस्त को अगर इस क्लास की ज़रूरत हो तो उसे सजेस्ट करें ये क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें अवश्य से अवश्य बताएँ।